Hello everyone, welcome to the LearnCart family. Download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Your one-step destination for all your inter and foundation classes need. Now let me take you to a tour of the app. जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये है आपका ऐप का इंटरफेस. दिस इज द होम स्क्रीन. As you can see, you can watch free videos as well. Click on the area where the arrow is showing and you can watch the free videos as well. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आप ऐप के नीचे होम स्क्रीन के नीचे आपको टास्क बार दिखेगा जहां पर स्टोर का आपको ऑप्शन दिखेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस ऑप्शन. दिस इज द स्टोर फ्रंट वेर यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इफ यू स्क्रॉल अप यू विल फाइंड सम मोर प्रोडक्ट्स. नाउ अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके उसकी जानकारी जानना चाहते हो तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट प्रोडक्ट डिटेल्स आउट देयर. Preview for every product and every video is available. You can find details like what is the name of the product, what you are getting with it, what about notes and everything else. अब हर प्रोडक्ट के वीडियो का आपको एक डेमो भी मिलेगा. जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन 1 पे आपको इस एरिया पर अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही स्क्रीन 2 पे आपको दिखे कि वो वीडियोस आपको दिख जाएंगे एंड एवरी वीडियो का प्रीव्यू आपको अवेलेबल है. लाइक तो आपको वीडियो पहले आप डेमो देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप बाय करेंगे. This is what it is. So hope you like it. Thank you once again. And yes, do not forget to download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Is the screens visible to all of you? Yes, sir. Great. तो चलिए वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. कल हमने टॉस मैट्रिक्स की दो स्ट्रेटेजीज करी थी. ये मैंने डाल दिया था ग्रुप पर, है ना. तो आप आई होप आपने उसको लिख लिया होगा. टॉस मैट्रिक्स की ये दोनों स्ट्रेटजीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई. वैसे आप भी चाहो तो आप भी ओला इलेक्ट्रिक को बुक कर सकते हो. बहुत बढ़िया है. कितना होगा उसका बुकिंग अमाउंट, कोई आइडिया? ओनली ₹500. नहीं वो गाड़ी कितने की? उसकी प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुई बट व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट इट शुड बी बिटवीन लेस देन 1 लाख. ऐसा मेरे को लगता है. इट शुड बी लेस देन 1 लाख और मैक्स टू मैक्स 125 130 मतलब 90,000 से 1,30,000 के बीच में उसके वेरिएंट्स होंगे, ऐसा मेरे को लगता है. बट आई डोंट नो अभी क्या होगा. तो लाइक यू कैन जस्ट गो टू ओला का वेबसाइट. यहाँ पर उनका वेबसाइट है ओला इलेक्ट्रिक. यू कैन गो. कल से ही उसकी बुकिंग की शुरुआत हुई है. ola-electric.com. यू कैन जस्ट गो ईयर और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है रिजर्व फॉर ₹499. तो अभी इसकी डिलीवरीज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे. यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो. ये ओला के सीईओ ही है भविष्य अग्रवाल. उन्होंने एक वीडियो टीज किया था कि कैसे होने वाले, उसमें क्या लगभग क्या फीचर्स होंगे. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट रिजर्व इट. और आपके जो ओला के हाइपर नेटवर्क है, ये जो मैं आपको बता दूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये हाइपर चार्जर जो इनका नेटवर्क है उसका नासिक में भी सेंटर है. तो आपके लिए बहुत बढ़िया है ये. अगर आप नीचे जाकर देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं सिटी में जाकर चेक करता हूँ तो देर इज़ नासिक का नेम है वहाँ पर. तो नासिक में इसके चार्जिंग स्टेशंस भी होने वाले. ये देखिए अगर जैसे ही मैं नासिक पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ग्रीन डॉट. अब जैसे इसको मैं जूम करूँगा तो एक द्वारका पर दिख रहा है, एक सरस्वती सोसाइटी पर, सुमति कॉलोनी में एक, ये क्या दिख रहा है इधर, तिकड़े नगर में दिख रहा है, एक नासिक रोड पर दिख रहा है, इंदिरा नगर. यहाँ पर ओला के आपको दिख जाएंगे चार्जिंग स्टेशंस. सो वहाँ भी ओला अवेलेबल होने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट. चलिए सर, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? रिसर्च. आपको क्या करना है, आपके दिन का हाफ एन आवर यू शुड डेडिकेट फॉर रिसर्च. रिसर्च ऑफ व्हाट? एक तो फिनेंशियल मार्केट्स और दूसरा फ्यूचर में क्या आने वाला है. इस पे अगर आपका होल्ड है, मतलब स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स पे आप लगभग थोड़ा सा रिसर्च करते हो रोजाना बेसिस पर, एंड फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट पर अगर आप रिसर्च करते हो डेली, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो बाकी दुनिया को शायद ना पता हो, और आप यू कैन मेक अ वेरी गुड डिसीजन एट अ वेरी राइट टाइम. और इसके लिए आपके पास सबसे बड़ा टूल क्या अवेलेबल है? इंटरनेट. अब मैं कहीं बाहर थोड़ी गया देखने के लिए, बस आपको रिसर्च करते रहना है. वो आदत अगर आप अभी से लगा लो, मैं जब सीए बना मैंने तब से आदत लगा ली, बट मेरे को लगता है मैंने लेट कर दिया. जब मैं स्टूडेंट था मैंने तभी कर लेना चाहिए था, लेकिन तब क्या था, व्हेन वी वर स्टूडेंट उस टाइम पे स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट वाज नॉट सो पॉपुलर. बट बेटा आप जिस एज में हो उस एज में रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द फिनेंशियल मार्केट. और दो ही सेक्टर, ज़्यादा नहीं, फिनेंशियल मार्केट्स एंड
फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स कि क्या फ्यूचर में आने वाला है। हो सकता है कि आपकी सिटी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो जो आपको भी ना पता हो। कितने बच्चों को पता था कि ओला की इलेक्ट्रिक स्टेशन नासिक में ऑलरेडी इंस्टॉल होने लगे? हाउ मेनी ऑफ यू वर नोइंग दिस? क्या पता था या नहीं पता था आपको? कुणाल मालिक को पता था, शायद उन्होंने देख रखा था। तो ऐसा बेटा आपको रिसर्च करते रहना चाहिए, है ना। तो सही समय पर सही डिसीजन, बिकॉज क्या होता है कि कई बार आपको डिसीजन लेना होता है, फिर जाकर आप रिसर्च करते हो, फिर वो टाइम वेस्ट होता है। तो इट्स बेटर कि पहले ही कर लो, है ना। चलिए, सो ये एक सर बहुत, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार जैसे घर पे भी चार्ज कर सकते हो उसको, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जैसे। हाँ तो वैसी है ना वो, इट इज़ लाइक दैट ओनली, वो वैसी ही है। लेकिन ओला अपने भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाने वाला है। आप उसको घर पे भी चार्ज कर सकते हो अपने नॉर्मल सॉकेट से। लेकिन ओला अभी जैसे पेट्रोल पंप नहीं होते पूरे सिटी में, तो ओला पूरे 400 सिटीज़ में खुद के हाइपर चार्जर नेटवर्क बनाने वाला है, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक, अभी आज क्या होता है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं लेते, उनको लगता है कि यार मैं कहीं दूर जाऊँ, बैटरी खत्म हो गई तो क्या करूँगा। तो इसकी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया में। तो ये केवल ना केवल गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये अपना चार्जिंग नेटवर्क भी डेवलप कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे विल चार्ज समथिंग फॉर दैट चार्जिंग नेटवर्क। लेकिन देखिए कितनी दूर की सोच ली कि हम केवल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट को जो लगने वाला एनवायरनमेंट है हम उसको भी लॉन्च कर देंगे। तभी तो उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ $100 मिलियन का जो है बेटा क्या साइन किया है, 10 साल का डेट एग्रीमेंट साइन किया है। उनकी बहुत वो क्या कहते हैं, उनके फैक्ट्री का बहुत ही अच्छा नाम था, ओला फ्यूचर फैक्ट्री, कृष्णा नगरी में उन्होंने लगाया हुआ है। तो थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलता है कि इंडिया के लोग किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और क्या चल रहा है मार्केट में। सो एट द राइट पॉइंट यू कैन टेक अ वेरी राइट डिसीजन। चीज़ें आपके आसपास ही है, लेकिन आपको केवल ढूंढते आना चाहिए। इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोर्स। चलिए, सो नाउ विल गो टू दिस पार्ट दैट इज आपका ये वाला टॉस मैट्रिक्स। टॉस मैट्रिक्स में हमने बेटा पहली दो स्ट्रेटजीज कर ली थी, है ना। मैक्सी मैक्सी और मिनी मैक्सी का हमने आपको एग्जांपल दे दिया था। अभी लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। अगले संडे आपसे मिलने आ जाए क्या? यस सर। अगले संडे मतलब देखते हैं, आई एम जस्ट प्लानिंग, अभी फिक्स नहीं है, बट आई ट्राई, बताऊंगा आपको, फाइनलाइज करेंगे। चलिए, यस। मैक्सी मिनी स्ट्रेटजी का बात करेंगे। मैक्सी मिनी, मैक्सी मिनी, मैक्सी मिनी क्या स्ट्रेटजी है ये? किसको मैक्सिमाइज करेंगे, किसको मिनिमाइज करेंगे, जरा देखते हैं बेटा। हम इस स्ट्रेटजी पर है, बात करेंगे मैक्सी मिनी। तो क्या मैक्सिमाइज करेंगे? स्ट्रेंथ। और क्या मिनिमाइज करेंगे? थ्रेट। तो चलो जी, वही अपना फॉर्मेट, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर वही फॉर्मेट लाया हूँ आप सबके लिए। तो अभी इसको इधर ये करेंगे ताकि हम इसको लिख सके। ये आ गया इधर, ओके। अब इसको यहाँ पर लेंगे, कॉपी पेस्ट, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, धड़ाम। हमारे स्ट्रेटजी का क्या नाम है? और इधर इरेजर भैया सिलेक्ट हो जा। अभी हम क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पर? मैक्सी मिनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करेंगे। अरे इसको क्या हो गया, आज वर्क नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये देखो, इस पे एक मिनट, ये एप्लीकेशन को बंद करके क्लोज करना पड़ेगा। इंडिया में धक्का स्टार्ट टेक्नोलॉजी बहुत काम करता है ना। कोई चीज़ नहीं चल रही है, उसको बंद करके चालू करो, चालू हो जाती है। यही सेम चीज़ आपके मिशन मंगल में भी दिखाई हुई है। देखा ही नहीं देखा है अपने मूवी? हाँ सर, वो स्विच वो ऑफ वो करके पूरा स्विच स्विच ऑफ करती है, स्विच ऑफ करती है, वो चालू हो जाता है। ये इंडियन से बड़ा जुगाड़ का ये टेक्नोलॉजी, आपके सामने कितनी बार सॉफ्टवेयर को हम बंद चालू करते हैं और स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो हमारी स्ट्रैटेजी का नाम बेटे, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है एंड थ्रेट को मिनिमाइज करना है। मैक्सी मिनी, तो यहाँ पर मैं नेम चेंज कर देता हूँ इसका, एंड आई विल राइट मैक्सी मिनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सी एंड मिनी। यहाँ पर बेटा हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं पेटीएम का। एग्जाम्पल होने वाला है पेटीएम का, वही अपना फॉर्मेट,
अरे कुछ गलत तरीके से लाइन लगा दी यहाँ पर, थोड़ा सा सिमेट्री में ड्रॉ करा तो ठीक रहता है ना। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ओके, अब सबसे पहले पेटीएम की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। अभी ये भी हम बात करेंगे बेटा डीमोनेटाइजेशन के पहले। क्या डीमोनेटाइजेशन के पहले पेटीएम का वॉलेट का बिजनेस बहुत फेमस था? हाँ या ना? मतलब अगर मोबाइल वॉलेट की स्पेस में अगर कोई पॉपुलर था तो वो पेटीएम था। अब बोलोगे सर आपने तो पेजीपी का नाम लिया। बेटा वो पेमेंट गेटवे का नाम लिया था मैंने। मोबाइल वॉलेट में तो पेटीएम ही है हमेशा से। तो वॉलेट वॉज फेमस इन इंडिया। वॉलेट वॉज फेमस इन इंडिया। अब ये वॉलेट का बिजनेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसा ऐड करना। आप इमेजिन करना कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है पेटीएम का। ये मेरा बैंक अकाउंट है, यहाँ से पैसा डाला, क्रेडिट कार्ड से पैसा डाला, डेबिट कार्ड से पैसा डाला। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में कहीं भी लेकर जा सकता हूँ किसी भी डिवाइस पर। और अब इससे मैं पेमेंट कैसे करूँगा? रिचार्ज कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप पर पेमेंट कर रहा हूँ, रिक्शे वाले को पेमेंट कर रहा हूँ, किसी बड़े मॉल में जाकर उसे मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये वॉलेट का बिजनेस हुआ करता था पेटीएम का। और इस वॉलेट में जितना भी पैसा आप दे भी सकते थे, ले भी सकते थे। किसी दोस्त को पैसा उसके वॉलेट में जाता था, वहां से पैसा आपके वॉलेट में भी आता था। आज भी होता है, लेकिन पहले बहुत पॉपुलर था। बिकॉज डीमोनेटाइजेशन के बाद कुछ कुछ चीज़ें बदल गई जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हुआ क्या, पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या था? ये जो वॉलेट में पैसा आपका था, अगर इस पैसे को वापस अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में लेना था तो पेटीएम उस पर चार्ज लगाता था। That charge used to range from 1% to 2% depending upon the merchant type. ये था बेटा पेटीएम का मॉडल, और इट वॉज वेरी सिक्योर। तो लार्ज कस्टमर बेस भी उनका बन चुका था। लार्ज कस्टमर बेस, लार्ज कस्टमर बेस। अब हुआ क्या, उसके बाद धड़ाम से मोदी जी ने कर दिया डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो डिजिटल पेमेंट का प्रमोशन बढ़ा। तो मार्केट में डिजिटल पेमेंट को लेकर अपॉर्चुनिटी तो आई, लेकिन पेटीएम के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं, ये खतरा बन के आया। क्या? देखते हैं। पेटीएम के लिए कुछ थ्रेट मार्केट में आया, वो था लॉन्चिंग ऑफ यूपीआई प्लेटफॉर्म, लॉन्चिंग ऑफ द यूपीआई प्लेटफॉर्म। एंड उसके बाद प्रोडक्ट्स लाइक भीम केम इन मार्केट। भीम केम इन मार्केट। अब देखिए पेटीएम को एग्जैक्टली इससे खतरा कैसे हुआ। पेटीएम का बिजनेस क्या था? ये वॉलेट में पैसा, ये बैंक अकाउंट, मतलब ये आपकी अगर बैंक है, यहाँ से पैसा वॉलेट में गया, वॉलेट से आप खर्चा कर रहे हो, लेकिन वॉलेट से अगर वापस पैसा बैंक में जाना था तो इस पर पेटीएम चार्ज लगा रहा था। लेकिन भीम और यूपीआई प्लेटफॉर्म ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म से कि जहाँ पर सीधा आपके बैंक से सामने वाले बैंक को पैसा सीधा ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एनी चार्ज। तो ये वॉलेट की ज़रूरत ही नहीं थी बीच में। तो पेटीएम को लगा साला मैं अगर पीछे छूट गया, मैंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं किया, तो लोग तो पेटीएम ये भीम को यूज़ करेंगे, फ़ोनपे को यूज़ करेंगे, बिकॉज फ़ोनपे में भी वो यूपीआई का टेक्नोलॉजी उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया उधर। तो पेटीएम के सामने खतरा हो गया कि अगर मैंने यूपीआई के टेक्नोलॉजी को इसको सीरियसली नहीं लिया तो मेरा वॉलेट का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। क्या आप सबको समझ में आ रहा है कि पेटीएम के लिए क्या खतरा डेवलप हो गया था? yes. तो उन्होंने क्या करा, अपनी स्ट्रेंथ को तो मैक्सिमाइज करना ही है, अपने कस्टमर बेस को छोड़ना नहीं है, अपनी स्ट्रांग टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं है, लेकिन जो भीम और यूपीआई का प्लेटफॉर्म थ्रेट बन के आया है उसको मिनिमाइज भी करना है। तो क्या करे फिर? तो क्या करे, इसकी पूरी कहानी तानाजी मूवी में दिखाई हुई है। तानाजी मूवी देखी है आपने? तानाजी मूवी में स्टार्टिंग में शिवाजी क्या कहते हैं, शिवाजी अपने सूबेदार से कहते हैं कि जब दरवाजे पर दुश्मन खड़ा हो और दो चीज़ें हैं, आप उससे जीत भी नहीं सकते लेकिन आप अपनी हार भी नहीं मान सकते, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए? वो एक डायलॉग है उस मूवी में, बहुत बढ़िया डायलॉग है, याद है आपको? तय कर लेना चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए, ट्रीटी कर लेनी चाहिए। तो आपको याद है द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अरे पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? क्यों महाराष्ट्र के बच्चे पता नहीं मारू पकड़ के शिवाजी महाराज के बारे में पता नहीं आपको?
हाँ, अरे शिवाजी महाराज का हर चीज आपको पता चाहिए, बहुत लर्निंग है वहां से, बहुत बढ़िया। जो उन्होंने कहा वही पेटीएम ने किया, तो उन्होंने तो कितने साल पहले कर दिया, ये पेटीएम ने अभी करा। कि दरवाजे पर दुश्मन खड़ा है, हम उससे जीत भी नहीं सकते लेकिन हम हमारी हार भी मान नहीं सकते, तो क्या कर लेते, हम ट्रीटी कर लेते। तो यहाँ पर उन्होंने मैक्सिमिनी आई मीन मिनी मैक्सिमिनी स्ट्रैटेजी में क्या करा, मैक्सिमिनी स्ट्रैटेजी में क्या करा, उन्होंने भीम को पेटीएम में इंटीग्रेट कर लिया। उन्होंने भीम को पेटीएम में इंटीग्रेट कर लिया। उन्होंने क्या करा, ट्रीटी कर ली कि भैया कस्टमर आजा, तेरे को अगर वॉलेट चाहिए तो हमारे पास वॉलेट भी है, अगर तेरे को भीम का प्लेटफॉर्म यूज़ करना तो हमारे थ्रू भीम पर चले जा। और ये देखो आपके लिए मैंने वो स्क्रीन ओपन ही करके रखी है, पेटीएम भीम, क्या आपको दिख रहा है ये फोटो यहाँ पर? तो पेटीएम पर आज आप भीम का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, यूपीआई का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। अगर पेटीएम ये नहीं करता तो भैया उसका बोरिया बिस्तर साफ होने वाला था, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं था ये करने के अलावा। सो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमिनी स्ट्रैटेजी के तहत पेटीएम ने क्या करा है, इंटीग्रेटिंग भीम विथ पेटीएम, इंटीग्रेटिंग भीम विथ पेटीएम वॉलेट। मतलब आपको इस बात से समझ रहा है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो अपन अभी पढ़ रहे, शिवाजी महाराज को ये पहले से पता था कि यही करना चाहिए, समझ रहे हो? तो तानाजी मूवी में जो वो जो है ना ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वो क्या है बेटा, इट्स अ मैक्सिमिनी स्ट्रैटेजी। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत सारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ऐसे एग्जाम्पल आने वाले, जहाँ से मैं मुगल्स के एग्जाम्पल लूँगा, शिवाजी महाराज के एग्जाम्पल लूँगा, फिर आपके वो महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। हिस्ट्री से बहुत कुछ सीख सकते हो आप, मैंने पहले ही बताया आपको। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 2500 साल पहले चाणक्य बताकर चले गए, हम उसको केवल थियोरी फॉर्म में अभी सीख रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज इवन रेलेवेंट टुडे। ठीक है, तो चलिए जी, ये बिजनेस में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करें। चलो, सो अगली स्ट्रैटेजी कौन सी है? ये थी बेटा आपकी मैक्सिमिनी स्ट्रैटेजी। हर स्ट्रैटेजी का मैंने एग्जांपल दिया आपको, और अभी लास्ट स्ट्रैटेजी का भी एग्जांपल देंगे। तो अब हम चले हैं कहाँ पर, मिनी स्ट्रैटेजी पर, जहाँ पर हर तरफ से धोखा है, हर तरफ से धोखा है। तो क्या करें फिर? मिनी स्ट्रैटेजी, तो फिर वही उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वीकनेस एंड थ्रेट, और जब ये दोनों आता है तो स्ट्रैटेजी का नाम क्या बन रहा है, मिनी स्ट्रैटेजी, मिनी स्ट्रैटेजी। अब यहाँ हम किसका एग्जाम्पल लें? हम यहाँ पर बेटे रिवोल्ट मोटर्स का ही एग्जाम्पल लेंगे, जिसके इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो राहुल शर्मा जो उसके फाउंडर है, उनका एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर। बिल्कुल लेटेस्ट और बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बेटे राहुल शर्मा। ये मैं बताऊंगा आपको ये कौन है। माइक्रोमैक्स कंपनी पता है आपको? हाँ, फाउंडर ऑफ माइक्रोमैक्स, गुड़गांव में इनका हेड ऑफिस है, जहाँ पर एयरटेल का आई मीन दैट इज सेक्टर 29, शायद सेक्टर 29 में इनका ऑफिस है। फाउंडर ऑफ माइक्रोमैक्स। अब देखो इन्होंने क्या करा है ना, इस स्ट्रेटजी के तहत इधर पर्टिकुलर्स, ये इतना बेटा आपको डिटेल में क्यों बता रहा मैं, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी केवल थियोरेटिकल पढ़कर समझ में नहीं आती है, कंपनीज ने कैसा प्रैक्टिकली उसको यूज किया है तब जाके दिमाग में बैठता है, और तब जाके आप केस स्टडीज को क्रैक करोगे। केवल नॉर्मल पढ़ने से वो फील नहीं आता जो एग्जाम्पल लेने से आता है। आप चाहते हैं हम एग्जाम्पल ले या केवल थियरी पढ़ा दे आपको, क्या करें? हाँ, एग्जाम्पल से मजा आता है। पहले इनकी वीकनेस की बात करेंगे और फिर इनके सामने जो थ्रेट आया उसकी बात करेंगे। अब देखिए माइक्रोमैक्स जब इंडिया में मैंने जो सबसे पहला स्मार्टफोन लिया था
नहीं, मेरा सेकंड वाला जो स्मार्टफोन था वो माइक्रोमैक्स का था, और उसको उसको लेने के पीछे मेरा एक ही रीज़न था कि उसका डिस्प्ले बहुत बड़ा था और हाथ में ऐसा लग रहा था कि यार बहुत बड़ा सा मोबाइल है। तो माइक्रोमैक्स ने तहलका मचा दिया था इंडियन मार्केट्स में। दैट वाज द ईयर 2013-14 का साल था जब माइक्रोमैक्स इंडिया में बड़ी जोरों शोरों से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। माइक्रोमैक्स का टैगलाइन क्या था? नथिंग लाइक एनीथिंग। ये माइक्रोमैक्स का टैगलाइन था और उनका सिंबल था इस तरह का फिस्ट, उनका सिंबल था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने एक वीकनेस उनको फेस होने लगी, लैक ऑफ इनोवेशन। लैक ऑफ इनोवेशन, बिकॉज माइक्रोमैक्स क्या करता था, केवल चाइना से जाकर के फोन्स मैन्युफैक्चर करता था, इंडिया में आकर उस पर अपना स्टिकर लगाता था, थोड़ा सा ब्रांडिंग करके मार्केटिंग करके, और इंडियन मार्केट्स में उसको बेच रहा था। तो माइक्रोमैक्स खुद कुछ इनोवेशन नहीं कर रहा था। उसका एक ही काम था, चाइना के मार्केट में जाने का, उधर घूमने का, अलग अलग फ़ोन्स को देखना, और जो फ़ोन अच्छा लगा उसको सही कंपिटिटिव प्राइस पे वहाँ से परचेस करके लाना, इंडिया में उसको रीब्रांड करना, मार्केटिंग करना और उसको बेचना। ये काम करना भी कोई कम बात नहीं है। ये करना भी आपको लगता है सुनने में ईजी लगता है, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है ये करना। वहाँ के लोगों से जाके बात करना, वो उतनी इन्वेस्टमेंट करना, ये भी बड़ी बात है। लेकिन वो कर रहे थे। लेकिन इंडियन कंपनीज में, फिर इंडिया में ये सैमसंग आगे बढ़ा, शाओमी आगे बढ़ा, रियलमी आगे बढ़ा, और इन्होंने इन हाउस इनोवेशन चालू किया और मेड इन इंडिया फोन से बनाने लगे। और माइक्रोमैक्स अभी भी बाहर की दुनिया पर डिपेंडेंट था। तो सबसे बड़ा वीकनेस जो इनके पास था वो था लैक ऑफ इनोवेशन। कोई नया टेक्नोलॉजी फोन में नहीं ला पा रहे थे। हाइयर रैम, हाइयर प्रोसेसर, बेहतरीन कैमरा, बेहतरीन डिज़ाइन, ये वो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ये सब के लिए वो किसी और पर डिपेंडेंट थे। और जब आप किसी और पर डिपेंडेंट होते हो तो सामने वाला आपको बड़ी प्राइस चार्ज करेगा। तो माइक्रोमैक्स का मार्जिन यहाँ से वहाँ हो रहा था। तो लैक ऑफ इनोवेशन उनका वीकनेस था। और क्योंकि इनोवेशन नहीं था तो डिक्रीजिंग कस्टमर बेस, डिक्रीजिंग कस्टमर बेस, डिक्रीजिंग कस्टमर बेस। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कोई माइक्रोमैक्स का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। कोई ऐसा बच्चा है कि जिसने माइक्रोमैक्स का प्रोडक्ट यूज़ किया है? इज देयर एनीवन? तनिष्क है, सिद्धि है। अच्छा, आपके पास माइक्रोमैक्स के फ़ोन्स है? यूज किया कि नहीं किया? हाँ, तो माइक्रोमैक्स के प्रोडक्ट बुरे नहीं हैं। माइक्रोमैक्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट में उनसे अच्छे प्रोडक्ट आपको सस्ते दामों में अवेलेबल है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इसीलिए वो प्रोडक्ट नहीं चलते। समझे आप? ये उनकी वीकनेस थी कि इनोवेशन नहीं कर पा रहे, डिक्रीजिंग कस्टमर बेस है। और जब कस्टमर बेस डिक्रीज होता है तो आपको वर्किंग कैपिटल का दिक्कत आता है, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सो नो न्यू इन्वेस्टमेंट, नो न्यू इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, नो न्यू इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। ये थी बेटी उनकी वीकनेस। अब मार्केट में आने लगा थ्रेट। थ्रेट क्या? ये सारी कंपनीज का नाम मैंने ऑलरेडी ले लिया। मार्केट में शाओमी ने तहलका मचा दिया। शाओमी, कंपनीज लाइक रियलमी, सैमसंग भी पीछे नहीं रहा, बिल्कुल सैमसंग ने ज़बरदस्त किया। फिर पीछे वो 3-4 कंपनी बड़ी चली थी, जोलो, लावा, पता है आपको? नाम सुना है आपने इनका? इनके भी फ़ोन्स आ रहे थे मार्केट में, और ये भी काफ़ी सस्ते दामों में फ़ोन्स को लॉन्च कर रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल रही थी। फिर बीच में वो गूगल ने अपना एंड्रॉयड 1 फ़ोन लॉन्च किया था, एंड्रॉयड 1, जो माइक्रोमैक्स के साथ मिलकर किया था, लेकिन वो भी उनका फेलियर चला गया। तो ये कंपनीज इनोवेशन पर इनोवेशन कर रहे थे। और इंडिया का 85% मार्केट है, मेरी बात सुन लो, स्मार्टफोन मार्केट में 85% जो कस्टमर है वो फ़ोन खरीदता है 25,000 से नीचे। तो 25,000 से नीचे ये सारी कंपनी धड़ल्ले से अपना फ़ोन बेच रहे थे। तो माइक्रोमैक्स को घुसने को जगह ही नहीं मिल रही थी, और इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा था और माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर घट रहा था। तो अब क्या करें? अब करे क्या? वीकनेस तो हमारे सामने है, और थ्रेट है कि ये कंपनीज का इतना मार्केट शेयर बढ़ गया कि अब हम चाहकर भी इनको नहीं पकड़ सकते। तो क्या करें? तो मैं यहाँ कहूँगा कि राहुल शर्मा बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। नोकिया वाले पागल है, राहुल शर्मा से कुछ सीखना चाहिए उन्होंने। नोकिया वालों ने पहले तो एंड्रॉयड लिया नहीं, पहले तो अपना सिम्बियन पे चले, फिर विंडोज़ में घुस गए, फिर वहाँ से जाके फिर एंड्रॉयड में यू टर्न किया, लेकिन अभी भी मार्केट को नहीं पकड़ पा रहे। राहुल शर्मा को समझ गया भैया अपनी वीकनेस है, वी शुड एक्सेप्ट इट। कभी कभी एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट क्वालिटी। समझ गया ये थ्रेट है, अपन इनके रेस में नहीं दौड़ सकते। तो क्या करें? इतना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका क्या करें? अपना जो चाइना में रिलेशंस है उसका क्या करें? तो उन्होंने सोचा
कि एक काम करते ही बिजनेस ही चेंज कर देते। लेट अस जस्ट चेंज द बिजनेस इटसेल्फ। और मिनी मिनी स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने क्या करा, ये पूरा तंटा ही खत्म कर दिया और उन्होंने सीधा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का बिजनेस चालू कर दिया, जिसको आज हम कहते हैं रिवोल्ट मोटर्स। जिसको आज हम क्या कहते हैं बेटा, रिवोल्ट मोटर्स, जिसकी बाइक की हम कल बात कर रहे थे। उसी के फाउंडर है ये राहुल शर्मा, जो पहले माइक्रोमैक्स के फाउंडर थे। जरा आपको उनकी फोटो दिखा देते हैं। दिस इज दैट पर्सन, ये देखिए, ये है वो पर्सन जो माइक्रोमैक्स के भी फाउंडर है और क्या कहते हैं उसको, रिवोल्ट मोटर्स अभी इन्हीं का है। दिस इज दैट पर्सन। एंड यस, असीन उनकी वाइफ है। असीन जो आपने रेडी मूवी में देखी होगी, ये वो पर्सन है। इसको कहते हैं भैया इंटेलिजेंट आदमी। वीकनेस है ना एक्सेप्ट करो, थ्रेट है ना एक्सेप्ट करो। अगर तुम रेस में नहीं दौड़ सकते तो भैया ग्राउंड चेंज करो ना, क्यों तुमको वहां पे टाइम बर्बाद करना है। नोकिया वही कर रहा है, वही टाइम बर्बाद कर रहा है। पहले तो लिया नहीं, फिर विंडोज में अब वापस से वो एंड्रॉयड में, अभी भी टाइम बर्बाद हो रहा है उसका। इन्होंने बहुत स्मार्ट मूव किया है, बहुत बढ़िया, ग्राउंड ही चेंज कर दिया। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस करोगे, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जमाना है और रिवोल्ट जैसी इलेक्ट्रिक बाइक इंडिया में है ही नहीं दूसरी। मतलब स्कूटर्स बहुत है लेकिन बाइक अवेलेबल नहीं है। अगर आप मेरी बात करो, आज भी अगर मुझे मौका मिलता है कि ओला स्कूटर या रिवोल्ट मोटर्स का बाइक, तो आई विल डेफिनेटली चूज अ बाइक ओवर अ स्कूटर। तो अगले सेल में डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल क्या आपको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल? यस। सो बेटा यहाँ पर आपका टॉस मैट्रिक्स खत्म होता है। और देखिए टॉस मैट्रिक्स कितना प्रैक्टिकल है एज कंपेयर टू स्वॉट एनालिसिस। हाँ, लेकिन टॉस मैट्रिक्स के लिए आपको पहले स्वॉट एनालिसिस ही करना पड़ेगा, बिकॉज उसी के बेसिस पर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट पर हम डिसीजन लेंगे। तो देखो डब्बा कितना छोटा सा है लेकिन उसके कारनामे कितने बड़े बड़े, और ये 4 कारनामे आपके सामने। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये जो 2 स्ट्रैटेजीज है ये मैं वापस कट करके ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहां से आप उसको आराम से लिख लेना। पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अ रिकॉर्डेड मोड और अ लाइव मोड, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, उसको रिवर्स करके आप आराम से देख लो, यू कैन हैव इट। सो दैट इज इट। ये बेटा यहाँ पर हमारा ओवरऑल खत्म होता है आपका टॉस मैट्रिक्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी चैप्टर नंबर 2 में। तो टॉस मैट्रिक्स की कहानी यहाँ पर खत्म होती है, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन उसका नीचे है, लेकिन केवल पढ़ के समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल के साथ पूरी क्लैरिटी आती है आपको। चलिए नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड। और अभी हम चलेंगे किधर? अभी हम चलेंगे थोड़ा सा चैप्टर में ऊपर। नाउ वी विल गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमको कवर करना है अभी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी क्या है मुझे बताइए, थोड़ा बहुत आप जानते हैं इसके बारे में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, बताइए। यस, क्या है कोर कॉम्पिटेंसी बताइए। आप बोलते जाओगे मैं लिखता चला जाऊंगा। कोर कॉम्पिटेंसी, इंपॉर्टेंट एबिलिटी। ओके, इंपॉर्टेंट एबिलिटी, ठीक है, फेयरली करेक्ट। और मतलब अ कंपनीज यूनिक क्वालिफिकेशन, ऐसा बोल सकते हैं। कंपनीज यूनिक स्ट्रेंथ कह लो या जो भी कह लो, कंपनीज यूनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और क्या कह सकते हो आप इसके बारे में? थोड़ा सा सोच विचार करके जवाब देना है आपको। स्ट्रेंथ, हाँ बेटे स्ट्रेंथ लिख लिया हमने इधर, स्ट्रेंथ इज करेक्ट। वाई इज शुभम नॉट अटेंडिंग क्लासेस? क्या कोई बता सकता है शुभम भैया कहाँ चले गए? इज ही नॉट वेल? शुभम का कौन दोस्त है यहाँ पे? पता नहीं सर।
बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग लाइक पिछले 2-3 दिनों से बच्चा आ ही नहीं रहा है, कुछ दिक्कत है, कहाँ है वो, कैसे है, ठीक तो है? ओनली दैट पर्सन इज नॉट अटेंडिंग क्लास। ठीक है, अगर उनसे आपकी मुलाकात होती है या मैसेज में, मेरा मैसेज देना उनको कि भैया अटेंड करो क्लासेस, नुकसान हो रहा है, ही इज बेयरिंग द लॉस। हाँ, Capability which gives competitive advantage. ग्रेट, कैपेबिलिटी, क्या बढ़िया आंसर दिया है, कैपेबिलिटी विच गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या बात है, बहुत बढ़िया, विच गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सिंपल भाषा में कोर कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी कोई ऐसी खास बात जो आपको औरों से अलग बनाती है, ना केवल अलग बनाती है, आपको औरों से बिजनेस में आगे भी लेके जाती है, उसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। कुछ दो महान व्यक्तिमत्व का यहाँ पर नाम है, उनका कई बार एमसीक्यू में नाम आया है, तो इसलिए आपको रीड करवा दे रहे। सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमल, कैमल नहीं, गैरी हैमल, गलती से भी कैमल नहीं बोला है आपने। उन्होंने कुछ कहा है कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में, वो हम देखेंगे। कोर कॉम्पिटेंसीज आर कैपेबिलिटीज दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर अ फर्म ओवर इट्स राइवल। सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमल have advocated a concept of core competency which is widely used concept in the management theories. According to C.K. Prahlad and Gary Hamel, major core competencies are identified in three areas: competitor differentiation, customer value and application to the markets. तो ये आप MCQ के लिए याद रखिए, ये आया है 2 बार MCQ में। ये बोलेंगे बताइए किसने बताया है कि कोर कॉम्पिटेंसी में ये 3 चीज़ें आती है: कंपिटिटर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर। और वहाँ पे बेटा उसका आंसर है सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमल। अब बच्चा इतना सारा सिलेबस पढ़ता है तो बच्चा ये लाइन पढ़ना भूल जाता है, या हो सकता है कभी ना पढ़ा हो, तो ऐसी जगह पे इंस्टीट्यूट MCQ निकालता है। तो ऐसे कुछ खतरनाक MCQ ऐसे में बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे आपसे मार्क करवा दूंगा। दिस इज़ दैट फर्स्ट MCQ जो आप नज़रअंदाज कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, नज़र हटी दुर्घटना घटी, बच्चों के साथ पहले हो चुका है, अब आगे नहीं होगा, बिकॉज हमें वो सारे एरिया अब पता चल चुके हैं कि ऐसा किधर किधर क्या क्या गेम खेलता है आपके साथ। तो इसको आप याद रखना, गैरी हैमल एंड सीके प्रहलाद कोर कॉम्पिटेंसी। तो जिधर कोर कॉम्पिटेंसी आया ये 2 का नाम आएगा, गैरी हैमल एंड सीके प्रहलाद। सर ये कौन है? स्ट्रेटजिस्ट है। कौन है? स्ट्रेटजिस्ट है। चलिए अब सीधा इंपॉर्टेंट आंसर पर आते हैं, हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। सेपरेट आंसर 4 मार्क के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बिल्ड की जाती है कोर कॉम्पिटेंसी? 4 क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग कोर कॉम्पिटेंसीज, उसके अंदर का ये आंसर है, और ये 4 पॉइंट्स है। सीधा सीधा थियोरी क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए कि हाउ अ कंपनी कैन बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी, आंसर इज सेम। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, आंसर इज सेम। क्राइटेरिया, एक नया नाम निकला है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, क्राइटेरिया एक नया नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, लेकिन केवल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, ओनली फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये हमको कैसे पता चला? एक एग्जाम में आया था और जब उसका सजेस्टेड आंसर देखा तो इंस्टीट्यूट ने उसको ये दिया था। अब मुझे पता नहीं ये क्राइटेरिया को इन्होंने कौन से लॉजिक से कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ा है, आई मीन क्या संबंध है दोनों शब्दों का, लेकिन ठीक है, अब ICAI ने बोला है तो अपने को करना पड़ेगा। तो अब समझ लीजिए, क्राइटेरिया का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फिर वो और 3 चचेरे भाई आ गए, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, आंसर इज सेम। तो SM में अभी ये 4 भाई हो गए, नहीं 5 हो गए, पहले 4 थे अब 5 हो गए, इनके साथ एक और भाई का नाम जुड़ गया, कौन? क्राइटेरिया। ICAI ना कुछ भी करता है कभी कभी। चलिए देखते हैं, 4 criteria for determining core competency. What are the characteristics, attributes, feature, properties of core competency? तो मतलब क्या कि अगर आपको ये पहचानना है, आपको लगता है कि यार ये जो मेरे कंपनी में, ये जो मैं फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूँ, या मेरा जो मैन पावर है, या मेरे कंपनी में कोई खास गुण है, क्या उसे हम कोर कॉम्पिटेंसी बोल सकते हैं क्या? हाँ या ना का जवाब के पहले आपको इस टेस्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में उस प्रोसेस, उस मैन पावर, उस खास बात में अगर ये 4 में वो फिट होता है कहीं पर, तो हम बोलेंगे कि जो आपके पास है वो कोर कॉम्पिटेंसी है। समझ गए? हो सकता है कि आपकी कंपनी का डिजाइनिंग टीम सबसे बेस्ट हो, तो क्या आपकी डिजाइनिंग टीम में ये 4 बातें हैं क्या? अगर है
तो हम बोलेंगे आपकी डिजाइनिंग टीम इज द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ योर बिजनेस। हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को पहचानने वाली टेस्ट है। या उसको दूसरे एंगल से देखो तो आपके कोर कॉम्पिटेंसी में इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दोनों एंगल से आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट इज दैट क्राइटेरिया। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है वैल्यूएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वैल्यूएबल? वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज are the ones that allow the firm to exploit opportunities or avert the threats in the external environment. A firm created value for customers by effectively using capabilities to exploit the opportunities. Finance companies build a valuable competency in the financial services. अब देखिए, क्या आपने इस कंपनी का नाम सुना है? बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस का नाम सुना है? जिस दिन आप सीए बन जाओगे ना, आड़े दिन आपको बजाज फाइनेंस से बोलेगा, सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम, मेरा नाम अमित है, मैं बजाज फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, सर क्या आपको प्रोफेशनल लोन की ज़रूरत है? और इसको कैसे पता मैं सीए बन गया? बजाज फाइनेंस के पास डेटा अवेलेबल है और उन्होंने इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखा है कि सीएस को पहले लोन चाहिए बिकॉज उनको ऑफिस सेटअप करना है, क्लाइंट्स के साथ बात करना है, मैन पावर लगती है। तो जब आप प्रैक्टिस चालू करते हो तो आपको थोड़ा सा कैपिटल लगता है, बाद में डेफिनेटली आपका प्रैक्टिस ग्रो होने ही वाला है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन पहले आपको कैपिटल लगता है। बजाज फाइनेंस ऐसी ऐसी जगह पर लोन्स देता है जहाँ पर नॉर्मल ये बैंक्स लोन नहीं देती। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाय करनी है तो इंडिया में सबसे बड़ा उसके लिए जो फाइनेंसर है वो बजाज फाइनेंस ही है। तो वैल्यूएबल का ये मतलब है कि कस्टमर के नज़र में क्या तुमने अपनी वैल्यू बनाई है। मतलब आज मार्केट में बजाज फाइनेंस की ऐसी इमेज है कि अगर किसी बैंक में आपको किसी प्रकार का लोन नहीं मिल रहा है तो बजाज फाइनेंस आपको वो लोन प्रोवाइड कर देगा। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट उनका ज़्यादा रहेगा लेकिन लोन आपको जरूर मिल जाएगा। ऐसा भी कर रखा है। 100% व्हीकल फाइनेंस। अब नॉर्मली जब बैंक लोन देता है तो आपको आपके कॉस्ट के 100% लोन नहीं देता। मतलब अगर लेट अस से फॉर एग्जांपल आप 25 लाख की कोई कार परचेज कर रहे हो और आप बैंक से लोन मांगने जाते हो तो बैंक पूरा 25 लाख लोन नहीं देगा आपको, थोड़ा सा मार्जिन रखता है बैंक। मतलब लेट अस से फॉर एग्जांपल द मार्जिन इज 15%, तो 15% अमाउंट शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द बोरोवर एंड 85% अमाउंट बैंक आपको लोन देगा। लेकिन बजाज फाइनेंस 100% लोन आपको देने के लिए रेडी है। तो बजाज फाइनेंस की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? उन्होंने ऐसे ऐसे सेगमेंट्स में लोगों को लोन दिया है जहां पर बैंक सोच भी नहीं सकता। सो एक क्या आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कस्टमर के माइंड में वैल्यू क्रिएट कर रही है क्या? ये पहला क्राइटेरिया आपको देखना है। आगे रेयर। रेयर का मतलब तो आप जानते ही है, रेयर का मतलब होता है यूनिक। देखिए जरा, core competencies are very rare capabilities and very few of the competitors possesses this. Capabilities possessed by many rivals are unlikely to be sources of competitive advantage for any one of them. आप बोलोगे हमारी कोर कॉम्पिटेंसी पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है। अरे तुमसे ज़्यादा पैसा वो सिलिकॉन वैली में जो इन्वेस्टर बैठे ना उनके पास है, तभी तो ओला को इतनी बड़ी फंडिंग देकर बैठे वो, तभी तो फ्लिपकार्ट में पैसों का बरसात हो रहा है उधर। अमेजॉन इंडिया में आया था तो बोला था $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में। बेटा 3 बिलियन, ना मिलियन नहीं, बिलियन बोल रहा हूँ। तो डीप पॉकेट्स सिलिकॉन वैली के पास है, तो तुम क्या कह रहे हो तुम्हारे पास पैसा है। तो कोर कॉम्पिटेंसी कैसी होनी चाहिए? रेयर, जो किसी और के पास ना हो, है ना। सो अभी जैसे अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो जब स्टीव जॉब्स थे, स्टीव जॉब्स वॉज द रेयरेस्ट कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ एप्पल, बिकॉज वो इस तरह से प्रोडक्ट को इमेजिन कर लेते थे कि यार ये प्रोडक्ट की कस्टमर को ज़रूरत है। आईपैड जब उन्होंने लॉन्च किया, अब क्या आईपैड पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पैड था जो एप्पल ने लॉन्च किया? एप्पल के पहले क्या किसी ने ट्राई नहीं किया? डेफिनेटली सबने ट्राई किया, लेकिन एप्पल ने उसकी नीड को पहले मार्केट में लाया। उन्होंने पहले बताया कि कैसे एक फ़ोन से ज़्यादा है और एक लैपटॉप से कम है, ये बीच का ऑप्शन अवेलेबल है। उनका आईपैड के लॉन्चिंग का वीडियो देखना आप कभी, बताया कि आईपैड का यूज़ क्या है। उसको देख के लोगों का दिमाग चला, अच्छा हमको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है। तो कभी कभी आपको डिमांड जनरेट करने की वो स्किल आप में होनी चाहिए। जब स्टीव जॉब्स थे तब उन्होंने काफ़ी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च करे। मैकिंटॉश उन्होंने लॉन्च किया, आईफोन उन्होंने लॉन्च किया, आईपैड उन्होंने लॉन्च किया, आईपॉड उन्होंने ही लॉन्च किया, फिर वो जो स्लीक तरह का मैक देखते हो, मैकबुक एयर वगैरह जो देखते हैं, वो उन्होंने ही लॉन्च किया। लेकिन उनके जाने के बाद क्या एप्पल ने कोई नया रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया पिछले 10 से 15 सालों में? मैंने तो नहीं देखा। तो कोर कॉम्पिटेंसी आपकी रेयर होनी चाहिए।
तो उनकी विजन वॉज द कोर कॉम्पिटेंसी कि कस्टमर को क्या चाहिए। सो रेयर होना चाहिए। पैसा कैन नेवर बी अ कोर कॉम्पिटेंसी। आगे, कॉस्टली टू इमिटेट, इसका क्या मतलब है सर? इमिटेट का मतलब होता है कॉपी। अगर आपका कॉम्पिटिटर उसको कॉपी भी करना चाहे तो उसके तोते उड़ जाने चाहिए। अभी मुझे बताइए, क्या गूगल के जितना बड़ा R&D डिपार्टमेंट आप और मैं मिलकर बना सकते हैं क्या? क्या गूगल के जितना बड़ा R&D डिपार्टमेंट आप और मैं मिलकर बना सकते हैं क्या? आपने और मैंने सोचा कि चलो हम माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देंगे, हम उतना ही बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूरे मैन पावर को लगा के बढ़िया से काम करेंगे। क्या ये हम कर सकते हैं? कैन वी डू इट? वी कैन, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली टू डू इट। कॉस्टली टू इमिटेट का मतलब देखिए, कॉस्टली टू इमिटेट मीन्स सच कैपेबिलिटीज दैट कंपीटिंग फर्म्स आर अनेबल टू डेवलप इजीली। बहुत पैसा लगेगा आपको, बहुत पैसा लगेगा। अरे बच्चे है कि नहीं उस साइड पे? यस, एवरीबडी इज देयर। तो मेरा सवाल है आपसे, क्या माइक्रोसॉफ्ट जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप पहले ही दिन कर सकते हो क्या आप? कैन यू डू दिस? बहुत खर्चा आएगा, कॉस्टली टू इमिटेट। सामने वाले के तोते उड़ जाने चाहिए। अगर वो कॉपी भी करना चाहे तो वो मुश्किल में आ जाना चाहिए, उसका घर बर्बाद हो जाना चाहिए। ऐसा आपका क्या होना चाहिए? कोर कॉम्पिटेंसी। अभी देखिए, इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर सोच रहे हैं कि टेस्ला को कंपटीशन देंगे। अरे टेस्ला कोई मजाक थोड़ी है। वो आदमी वहाँ पर ट्रक बना चुका है, इलेक्ट्रिक ट्रक बना चुका है। यहाँ पर इंडिया में इलेक्ट्रिक कार बनाने में लोगों की हालत ख़राब हो रही है। तो कॉपी कर लेंगे, लेकिन इट इज़ वेरी कॉस्टली टू इमिटेट। वो टेक्नोलॉजी उस लेवल की बना चुका है वहाँ पर, यहाँ भी बनेगी इंडिया में, लेकिन इट इज़ कॉस्टली टू इमिटेट। आगे, नॉन सब्सटीट्यूटेबल, इसका क्या मतलब है देखते हैं। Capabilities that do not have strategic equivalents are called as non-substitutable capabilities. This final criteria for capability to be a source of competitive advantage is that there must be no strategically equivalent valuable resources that are themselves either not rare or imitable. ये कह रहे हैं कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी ऐसा होना चाहिए कि जिसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है मार्केट में। मुझे लगता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना, बिकॉज एवरीबडी एंड एनीबडी हैज़ अ सब्सटीट्यूट। ऐसा कोई मटेरियल है जिसका सब्सटीट्यूट नहीं है? अभी कुछ ही मटेरियल, जैसे कोहिनूर का डायमंड, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। लेकिन कोहिनूर का डायमंड किसके पास है क्या अपने पास? उसको परचेस करने के लिए पैसा है क्या आपके पास? तो कोर कॉम्पिटेंसी का फाइनल क्राइटेरिया क्या है कि इट शुड बी नॉन सब्सटीट्यूटेबल। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकली हर चीज का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? मोनोपोली रह सकता है, लेकिन क्या आपने मार्केट में किसी प्रोडक्ट की मोनोपोली देखी है? इसलिए तो कह रहा हूं इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट यस, थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम सीखेंगे कि आपका कोर कॉम्पिटेंसी कैसा होना चाहिए कि जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मुझे कोई ऐसा कंपनी और प्रोडक्ट नहीं मिला जिसका कोई सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है। आप बता दीजिए आपके नॉलेज में कोई हो तो हम डेफिनेटली उसको अपने नॉलेज बेस में ऐड करेंगे। अरे वैसा नहीं बेटा, वो तो ह्यूमन बींग्स की बात अलग है, प्रोडक्ट्स की बात करिए। प्रोडक्ट्स उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मार्केट में जिसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। कोई सस्ता है, कोई महंगा है, बात अलग है, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। क्या क्राइटेरिया आपका होना चाहिए कोर कॉम्पिटेंसी के रिलेटेड? 4 चीजें, वैल्यूएबल, रेयर, कॉस्टली टू इमिटेट एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबल। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, व्हाट आर द 4 क्राइटेरिया ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी? जरा बताना क्या क्या है। वैल्यूएबल, एंड नॉन सब्सटीट्यूटेबल। यह आंसर बहुत बार आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको स्टार मार्क किया ही है मैंने आपके लिए। नॉन सब्सटीट्यूटेबल। अब इसी से कनेक्टेड अगला कॉन्सेप्ट है बेटे VCA। SMA कॉन्सेप्ट छोटे छोटे ही होते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। VCA, वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस। सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है? अब देखिए बेटा, डायग्राम है आपके सामने, आपके पास 2 मिनट है, आप जरा पढ़कर बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है।
यहां पर लिखा हुआ है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, दिस इज प्रोक्योरमेंट नीचे है। और यहां पर लिखा हुआ है सपोर्टिंग एक्टिविटीज, यहां पर लिखा है प्राइमरी एक्टिविटीज, और ये है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस, और इधर लिखा है मार्जिन और यहां पर लिखा है मार्जिन। तो जरा बताना सोच के कि क्या हो सकता है वैल्यू चेन एनालिसिस। 1 मिनट का समय, आप 2 मिनट का समय सोच के बताना। यस एनीवन, क्या हो सकता है वैल्यू चेन एनालिसिस? एनी वाइल्ड आइडिया? हाँ, इनबाउंड लॉजिस्टिक ये जो एक प्राइमरी एक्टिविटी का बिजनेस है, ये करने के बाद अपने को प्रॉफिट होता है, मार्जिन होता है, और जो ऊपर की है एक्टिविटीज वहाँ पे वो मार्जिन जो है वो यूज होता है। ओके। इंटरनल एक्टिविटीज इसमें मतलब अपन समझ सकते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है। इंटरनल एक्टिविटीज कौन सी है, प्राइमरी की सपोर्टिंग? प्राइमरी सपोर्टिंग इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, दोनों इंटरनल है, ये करेक्ट है। सही पकड़ा था कि प्राइमरी एक्टिविटीज जो है उससे अपने को मार्जिन मिलेगा, और जो सपोर्टिंग एक्टिविटी है उधर वो पैसा खर्च होगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको पता है, चलिए मैं आपको डीप में बता देता हूँ। बेसिकली वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। यहां पर मैं लिख देता हूं, कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रोसेस, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रोसेस। अब देखिए वैल्यू चेन एनालिसिस का ये कॉन्सेप्ट और इस डायग्राम से हमें क्या पता चलता है कि ये जो यहाँ पर लिखा है ना नेम, प्राइमरी एक्टिविटीज, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर। व्हाट इज रिटन आउट हियर इज प्राइमरी एक्टिविटीज। अभी प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज है जिससे तुम्हारा धंधा चलता है। ईआईएस का चैप्टर नंबर 1 प्रोसेसेस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, अगर आपको याद आ रहा है, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और एक था सपोर्टिंग एक्टिविटी। याद आ रहा है क्या? ईआईएस का चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला ही क्वेश्चन था, बिजनेस प्रोसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? रुको बेटा, आपको याद दिला देते हैं, याद दिलाना हमारा काम है। किधर गए रे चैप्टर नंबर 1? ये है चैप्टर नंबर 1 ईआईएस का। पुरानी यादें ताज़ा होंगी आज। ये देखा है कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, याद आया क्या ये आंसर? ऑपरेशनल प्रोसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस। उस समय मैंने आपको क्या बताया? तो ऑपरेशन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? जो तुम्हारे बिजनेस के डेली एक्टिविटी के रिलेटेड है, जो कोर प्रोसेसेस है बिजनेस की। अरे हाँ तो बोलो, याद आया कि नहीं आया? हाँ, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ भी अच्छे से, जरा देखना इधर। तो प्राइमरी एक्टिविटीज को ही हम दूसरी भाषा में कहते हैं ऑपरेशंस। ईआईएस में उसको ऑपरेशंस बोले थे, एसएम में उसको प्राइमरी एक्टिविटी बोलेंगे।
तो सर ये प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या आता है? बेसिकली ये वो एक्टिविटी है जिससे तुम्हारा धंधा चलता है। ये प्राइमरी एक्टिविटीज ना हो तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। जरा देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म को इमेजिन कीजिए और इन एक्टिविटीज को हम वहां पर इमेजिन करते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब रॉ मटेरियल को अंदर ले आना, जो भी आप प्रोडक्शन के लिए परचेज करते हो, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। उसके बाद आपका यहाँ पर नाम दिख रहा है ऑपरेशंस, मतलब एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो आपकी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग होगी। हमने कई सारे मैन्युफैक्चरिंग के बेटा वीडियोस भी आपको दिखाए थे EIS के टाइम पर, वो ऑपरेशंस के पार्ट यहाँ पर है। व्हाट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स इज द फाइनल प्रोडक्ट, जो आउटपुट आपका आया है उसको हम कहेंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। और लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्ट भी कवर हो रहा है। मार्केटिंग एंड सेल्स, अभी एक बार प्रोडक्ट आ गया, आपने उसको डीलर्स के पास पहुंचा दिया, वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आया। अब मार्केटिंग एंड सेल्स की बारी है। कंपनी को मार्केटिंग करना पड़ेगा तभी सेल होगा। अभी सेल दो तरीके से हो सकता है, आप खुद सेल आउट करते हो या आप डीलर के थ्रू सेल करते हो। आप फिजिकल सेल करते हो, आप ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सेल करते हो। तो सेल्स चैनल कितने हैं आपके, ये आपको डिसाइड करना है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। और लास्ट में आपको दिख रहा है सर्विस। सर्विस पर बेटा यहां पर मतलब है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस, क्या किसी भी बिजनेस का यही बेसिक्स होता है? हाँ या ना? मोटा मोटी तौर पर यही बेसिक्स है। तो इसी के लिए हमने इसका नाम रखा है प्राइमरी एक्टिविटीज। ये ना हो तो बिजनेस कर ही नहीं सकते आप, ये आपके बिजनेस की जान है, प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ चाहिए, पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ क्या होती है, तो उसको करने के लिए ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज है इनको एक्सपांड करना पड़ेगा, इनको स्केलेबल बनाना पड़ेगा। और इनको स्केलेबल कैसे बनाएंगे हम? सपोर्टिंग एक्टिविटीज की मदद से। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सपोर्टिंग एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस में, बिजनेस चलने के लिए प्राइमरी एक्टिविटी की जरूरत है, लेकिन बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी की जरूरत है। तो सपोर्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ रहा? सबसे पहला फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना वर्ल्ड क्लास आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना बेहतरीन बिजनेस आप कर सकोगे, है ना। फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2, फैक्ट्री 3, फैक्ट्री 4, जितनी फैक्ट्रीज बढ़ाओगे उतनी कस्टमर के डिमांड को सेटिस्फाई कर पाओगे। अब जैसे ओला ने 2400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बनाई है, बना रहे हैं वो, तो इतनी बड़ी कैपेसिटी क्यों बना रहे हैं? बिकॉज डिमांड को मीट करेंगे। तो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सपोर्टिंग एक्टिविटी। आगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो क्या मैन पावर बढ़ेगा, और जब मैन पावर बढ़ेगा तो मैनेजमेंट भी लगेगी। लेकिन अगर ये दोनों ना भी हो ना, स्टिल प्राइमरी एक्टिविटी से तुम्हारा बिजनेस चलेगा, लेकिन तुम लिमिटेड प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन अगर सपोर्टिंग एक्टिविटी भी जुड़ जाएगी साथ में तो बिजनेस एक्सपांड होके प्रॉफिट ऊपर चला जाएगा रॉकेट की तरह। तो सेकेंड सपोर्टिंग एक्टिविटी है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब मैन पावर की मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बेटा आपने पूरा चैप्टर 4 पढ़ा है EIS का, ई कॉमर्स की क्या जादू है, किससे क्या कर सकते हैं। और हमने आपको बताया ही है कि दुनिया में इंटरनेट बेस्ड बिजनेस का ही सबसे बड़ा वैल्यूएशन है, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस का ही वैल्यूएशन सबसे बड़ा है। तो जितना टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, जितना बिजनेस को ऑटोमेट करोगे, ऑटो पायलट मोड में जाओगे, उतना बिजनेस का मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा। तो दैट बिकम्स अ सपोर्टिंग एक्टिविटी। लेकिन टेक्नोलॉजी से ही बिजनेस चलता है ऐसा नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस को चलाओगे तो डेफिनेटली बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग एक्टिविटी। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट पर यहाँ पर बेटा रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही है, रॉ मटेरियल की बात इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में हो गई। प्रोक्योरमेंट का मतलब है सपोर्टिंग एक्टिविटीज को बनाने के लिए जो कुछ भी परचेस आपको करना पड़ेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। उस प्रोक्योरमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए हमने आपके बिजनेस को बेसिकली 2 टाइप की प्रोसेस में डिवाइड किया। एक बेसिक प्रोसेस जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी एक्टिविटी, जिससे धंधा चलता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस।
किसी भी धंधे की यही प्राइमरी एक्टिविटी है, चाहे फिर वो सीए की सर्विस क्यों ना हो। सर्विस इंडस्ट्री में भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन मोटा मोटी यही है। और सपोर्टिंग में क्या क्या आ रहा, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, और लास्ट में क्या था, प्रोक्योरमेंट। तो ये 4 चीज़ें आपकी कौन सी हो गई, ये 4 चीज़ें सपोर्टिंग हो गई, एंड 5 प्रोसेसेस आर प्राइमरी एक्टिविटीज। अब बात करेंगे मार्जिन। मार्जिन क्या लिखा हुआ है, क्या इन दोनों एक्टिविटीज को साथ में करने से ही बिजनेस चलता है? क्या दोनों एक्टिविटीज को साथ में करोगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा, हाँ या ना? अच्छा चलेगा। हाँ, अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं करना कि केवल पूरा प्राइमरी पे ही ध्यान दे रहे, तो सपोर्टिंग का क्या होगा, या बिल्कुल सपोर्टिंग के नशे में चले गए आप, मतलब उसको बोलेंगे सस्ते नशे, कि सपोर्टिंग का ही नशा चढ़ गया, बिल्डिंग ही बिल्डिंग लगा रहे, पूरा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे तुम मेन धंधा तो कर ले, मेन मेन प्राइमरी एक्टिविटी पे तो ध्यान दे, वो तो तुम्हारा मेन बिजनेस है, ये तो सपोर्टिंग है। तो किसी एक पर ही पूरा ध्यान दोगे तो बिजनेस बढ़िया से नहीं चलेगा, दोनों का साथ में चलना जरूरी है। इसलिए वो मार्जिन, मार्जिन ऐसा लिखा हुआ है कि बोथ द एक्टिविटी शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस सो दैट द बिजनेस विल ग्रो इन अ हेल्दी मैनर। किसी भी एक पे ज़्यादा ध्यान आपके बिजनेस की ग्रोथ में बाधा बन सकता है। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डायग्राम। अब बेटा जो इतनी चर्चा आपके साथ करी, अभी और चर्चा करेंगे, वीसीए अभी खत्म नहीं हुआ, वीसीए को एक बार कंप्लीट करेंगे और फिर मनोरंजन की ओर बढ़ेंगे। ये जो डायग्राम का पूरा बेटा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो हमने ये नीचे आपको टेबल फॉर्मेट में दिया है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या है, ऑपरेशंस का क्या मतलब है, आउटबाउंड में क्या है, मार्केटिंग सेल्स क्या और सर्विस क्या, प्रोक्योरमेंट में क्या है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या। अगर आप देखो तो एसएम में कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, इत्तु सा कंटेंट है, ईआईएस में बड़ा बड़ा होता है, एसएम में छोटा छोटा होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। बिकॉज जब केस स्टडी आती है ना, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही तुमको केस स्टडी को क्रैक करवाएगा, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे। तो प्राइमरी एक्टिविटी देखा, सपोर्टिंग एक्टिविटी देखा। अभी अगला इंपॉर्टेंट आंसर बेटा ये है, यूज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस इन आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसी। इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट को साथ में पढ़ना जरूरी है। क्या वैल्यू चेन एनालिसिस हमें हमारी कोर कॉम्पिटेंसी को पहचानने में हेल्प कर सकता है क्या? क्या लगता है आपको? वेदर वीसीए विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसी, कैसे पता चलेगा? इन आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसी, सीसी। क्या वैल्यू चेन एनालिसिस से तुम्हारे बिजनेस का डिटेल एनालिसिस होता है? यस। क्या वैल्यू चेन एनालिसिस से तुम्हें एग्जैक्टली क्लैरिटी आ रही है कि मेरी सपोर्टिंग क्या है और प्राइमरी क्या है? 100% यस। तो तुमको एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि मेरा जो बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो रहा है इसका रीज़न क्या है। क्या वो टेक्नोलॉजी रीज़न है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा रीज़न है, क्या मेरी मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त है, या मेरा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न? और जो रीज़न है वही आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बनेगी। कई बार क्या होता है कि धंधा बहुत एक्सपांड हो गया, धंधा बहुत सक्सेसफुल हो गया, और जब इसके फाउंडर से पूछते कि तुम्हारे धंधे का सीक्रेट क्या है, तो वो चुप बैठता है, उसको पता ही नहीं कि क्या है। हो सकता है कि वो बताना ना चाह रहा हो, या बहुत बार हो सकता है कि उसको पता ही नहीं है कि हमारी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ टूल which divides your business activities in two parts, primary activity and supporting activity, and then you can identify मेरी core competency कोई primary activity है या मेरी core competency कोई technology वाली activity है। Are you understanding this? अभी जैसे मैं रिवोल्ट मोटर्स की बात करूं, तो रिवोल्ट मोटर की प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, चाइना से मोटर्स को इंपोर्ट करना, सब कुछ इंपोर्ट करना और यहाँ पर इंडिया में असेंबलिंग करना। उसके बाद सपोर्टिंग एक्टिविटी में कल आपने वेबसाइट देखी उनकी, उनकी गुड़गांव में फैक्ट्री है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। तो मुझे आप बताइए यहाँ पर रिवोल्ट मोटर्स की कोर कॉम्पिटेंसी कहाँ होगी, प्राइमरी एक्टिविटी में या सपोर्टिंग एक्टिविटी में? सपोर्टिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर, उनसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हीरो होंडा के पास है। सॉरी, हीरो अलग है, अब होंडा अलग है। उनसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बजाज के पास है। तो कैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोटा ही है, तो वो तो कोर कॉम्पिटेंसी है नहीं।
उनका कोर कॉम्पिटेंसी है प्राइमरी एक्टिविटी में से उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करी है, बाइक जो किसी के पास नहीं है इंडिया में। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपको बहुत मिल जाएंगे, आपको कहीं पर इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक देखने मिली क्या पहले? रिवोल्ट मोटर्स वॉज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च एन इलेक्ट्रिक बाइक इन इंडिया। बराबर, बाइक चलाने में ये आप बॉयज से पूछ लो कि स्कूटर में और बाइक में क्या फ़र्क होता है, मतलब एनी डे गिवन एन ऑप्शन में हमेशा बाइक को ही चूज़ करूँगा। सो उन्होंने इस क्या कहते हैं ना, उस सेंटिमेंट को पकड़ा और बोला कि यार ये मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत है, ओकिनावा है, हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटर है, एम्पियर्स मोटर है, राफ्ट मोटर्स है, ईपी और बहुत सारी मोटर्स के सारे स्कूटर्स ही है, ओला का भी स्कूटर ही है, लेकिन रिवोल्ट की बाइक है मार्केट में, बाइक किसी और की नहीं है। तो उनका प्राइमरी एक्टिविटी इज देयर कोर कॉम्पिटेंसी। तो ये हम कैसे पहचान पाए? बिकॉज ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। बिकॉज अगर वैल्यू चेन एनालिसिस ना होता तो हमारे पास बिजनेस की एक्टिविटी का पूरा ऐसा खिचड़ी है, उसमें से किधर क्या है पता नहीं चल रहा, लेकिन जब सेपरेट करते हैं तो क्रिस्टल क्लैरिटी आती है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वैल्यू चेन एनालिसिस हमें हेल्प करता है कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करने में? यस और नो? यस। वेरी गुड। और अभी एक लास्ट पार्ट करेंगे और फिर मनोरंजन की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा लास्ट पार्ट है मैनेजिंग लिंकेजेस। मैनेजिंग लिंकेजेस। कई बार क्या होता है कि आपका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि उसमें कुछ नई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है उसमें। जैसे मुंबई डब्बा वाला का एग्जांपल सुना है आपने? मुंबई डब्बा वाला का नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट मुंबई डब्बा वाला? लेट मी जस्ट, कितने बच्चों ने इसके बारे में, सब बच्चों को पता है? 4 बच्चों को पता है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ यू आर नॉट नोइंग दिस। बता देते हैं आपको कि मुंबई डब्बा वाला है क्या। जरा देखिए इस पिक्चर को। मुंबई डब्बा वाला इज बेसिकली अ लोकल डिलीवरी सर्विस। इनका बिजनेस क्या है? अभी मुंबई एक बहुत बड़ा सिटी है, मतलब साउथ बॉम्बे, नॉर्थ बॉम्बे, ईस्ट वेस्ट, ऐसा इतना बड़ा ये बॉम्बे कि इसमें अंदर नॉर्थ साउथ वेस्ट बहुत सारा है। तो हो सकता है कि कोई बंदा साउथ बॉम्बे में रह रहा हो लेकिन जॉब नॉर्थ बॉम्बे में कर रहा हो सकता है कि बंदा कहीं और रह रहा हो, अंधेरी में रह रहा हो लेकिन जॉब किधर, तो ठाणे में कर रहा, नवी मुंबई में कर रहा, दूर दूर जॉब करने जाते हैं लोग। तो इस टाइम पर क्या होता है कि जो जॉब करने जाते हैं ना लोग, उनकी एक आदत होती है कि वो अपना टिफिन साथ में लेके जाते हैं। तो ऐसी कोई सर्विस, मतलब पहले ऐसी कोई सर्विस नहीं थी कि जहाँ पर, अगर देखो एज अ ह्यूमन बींग आपको गरम खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उससे डाइजेशन भी सही होता है और खाने में मज़ा भी आती है। ठंडा खाना किसी को पसंद नहीं है। बट लेकिन अगर आप अपने ऑफिस का लोकेशन और आपके घर के लोकेशन में अगर 25-25 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपके घर से कोई आए आपको डब्बा डिलीवर करने के लिए। ये रोज़ का झंझट पॉसिबल नहीं है। तो मुंबई में एक ऐसी लोकल सर्विस की ज़रूरत थी जो आपके घर से टिफ़िन को उठाए और सही समय पर आपको टिफ़िन को डिलीवरी करे, ताकि आपको गर्म टिफ़िन की फैसिलिटी वहाँ पर मिलती है। तो ये लोकल डिलीवरी सर्विस ये मुंबई डब्बा वालों ने बनाई है। ये कोई स्टार्टअप कंपनी नहीं है, ये कई सालों से मुंबई में जॉब मतलब इनका काम चल रहा है और इनकी गारंटी है। मतलब ये इतना फेमस इनका बिजनेस है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इस पर केस स्टडीज़ ली जाती है कि कैसे ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिटी, बॉम्बे इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिटी। आप कभी लोकल में ट्रैवल करो बॉम्बे के, आपको इंडिया का फील आ जाएगा कि इंडिया में पॉपुलेशन किसको कहते हैं। क्या कभी आप लोकल में ट्रैवल करे हो क्या बॉम्बे के? हाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, उधर पूरा फील आता है आपको। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिटी है, इतना, और बारिश के सीजन में तो बिल्कुल वाट लग जाती है वहाँ पर। तो कैसे ये मुंबई डब्बा वाला इतनी सही सर्विस देते हैं? इनका गारंटी है कि हम कभी भी आपका डब्बा लेट नहीं होने देंगे। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बॉम्बे की पॉपुलेशन लगभग 1.98 करोड़ के आसपास है, दिल्ली की 2 करोड़ के ऊपर, इनकी 1.98 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में और इतने सारे लोग इनकी सर्विस को यूज़ करते, जो काफ़ी सस्ती सर्विस है। ये कैसे मैनेजमेंट करते कि ए के घर का डब्बा ए को ही डिलीवर करना है, बी के घर का डब्बा बी को ही डिलीवर करना है, इसका उसको डिलीवर नहीं करते। इनसे मिस्टेक होती ही नहीं, ये कभी डिले होते ही नहीं, ये गारंटी है इनकी। 6 सिग्मा मैनेजमेंट, इनका जो मैनेजमेंट का टेक्निक है उसको बोलते हैं 6 सिग्मा मैनेजमेंट। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इनकी केस स्टडीज़ को लेते हैं वो अपने MBA कॉलेजेस में। तो भैया बहुत, क्या बोल सकते हैं ना इसको, कि बहुत बेहतरीन सर्विस है। अब अगर आप इसकी बिजनेस को देखोगे, ये तो मैंने एग्जांपल समझाया कि ये करते क्या है,
अगर आप इनके बिजनेस में देखोगे तो इनके बिजनेस में ऐसा सच कुछ खास बात नहीं है। बिजनेस मॉडल में क्या काम है इनका? लोकल डिलीवरी, यहाँ से प्रोडक्ट को उठाना और वहाँ प्रोडक्ट को डिलीवर करना। तो इसमें इनोवेशन क्या किया आपने? देयर इज नो इनोवेशन इन दिस। फिर अब इस बिजनेस में कोर कॉम्पिटेंसी क्या रहेगी? मेरा सवाल है आपसे। मुंबई डब्बा वाला का बिजनेस मैंने आपको समझाया, घर से डब्बा उठाने का और उस पर्सन को डब्बा डिलीवर करने का। देयर इज नो नीड ऑफ एनी इनोवेशन इन दिस, इट इज जस्ट अ सिंपल डिलीवरी सर्विस। तो इसमें कोई इनोवेशन नहीं है। तो अब इस बिजनेस में कोर कॉम्पिटेंसी कैसे ढूंढेंगे हम? हाउ विल आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी इन दिस बिजनेस? जरा मैं जब तक फोटो दिखाता हूँ आप सोचते रहिए थोड़ा थोड़ा। ये ऐसे व्हीकल्स का जुगाड़ करके यूज़ करते हैं और ये ऐसे वाइट कलर का इनका यूनिफॉर्म है, वाइट शर्ट और वाइट टोपी, बिल्कुल महाराष्ट्रियन फील, मराठी मानुस ऐसा फील आता है इनको देखकर। और ऐसी कोई हाइपर ट्रक या कोई हाइपर वैन में डिलीवरी नहीं, बिल्कुल लोकल डिलीवरी, लोकल वो चक्के की गाड़ी पर डिलीवरी कर रहे, फिर भी लेट नहीं होते। बड़ी सर्विस है भैया, बड़ी बात है। ज़रा देखो, इनकी लॉजिस्टिक्स इनकी कोर कॉम्पिटेंसी रहेगी। बच्चे का कहना है कि सर इनकी लॉजिस्टिक्स इनकी कोर कॉम्पिटेंसी। ज़रा देखिए कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये, ऐसे बिल्कुल बड़े बड़े ठेले उठाकर चलते हैं। देखिए एक आदमी कितने लोगों के डब्बे लेकर जा रहा है, और आपको कई बार लोकल्स में दिख जाएंगे कि ये मुंबई डब्बा वाला आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत बार दिखता है आपको। अगर आप बॉम्बे में कभी गए हो, कभी मौका मिला है तो ये दिख जाएंगे आपको ऐसे। तो यहाँ पर इनकी कोर कॉम्पिटेंसी इनका बिजनेस मॉडल नहीं है, यहाँ पर इनकी कोर कॉम्पिटेंसी है इनके एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन। इनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? इनकी एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन। जितना स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन है उतनी ही टाइट सर्विस ये दे पाते हैं आपको। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज मेंटेन होती है कि कहाँ से डब्बे को पिकअप करना है और कहाँ उसको डिलीवर करना है, और वहीं पर डेटा है कि उनका कौन सा वर्कर मुंबई के कौन से लोकेशन पर है अभी। तो इनकी एक्टिविटीज़ के बीच में जो लिंक है, जो कोऑर्डिनेशन है, यही इनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। बिजनेस मॉडल इज नॉट द कोर कॉम्पिटेंसी। एक्टिविटी के बीच में का लिंक, और एक स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं, सारी एक्टिविटी मिला के जो कम्युनिकेशन है, जो लिंकेज है, दैट इज देयर कोर कॉम्पिटेंसी। इसलिए कभी कभी कोर कॉम्पिटेंसी अगर आपके कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है तो हो सकता है कि उनके बीच में का लिंक आपका कोर कॉम्पिटेंसी बने, जो कि मुंबई डब्बा वाला के केस में मौजूद है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? ये देखिए कुछ इन पे बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियोस दिख जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में, आप आराम से यूट्यूब पर इसका रिसर्च कर सकते हो। ये देखिए कई बार इनको कई सारे टीवी शोज़ में भी बुलाते हैं कि ये कैसे इतना बड़ा मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि मुंबई इज़ नॉट अ स्मॉल सिटी और इनका मैनेजमेंट के लोग भी कितने सारे हैं, कितने सारे लोग इनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो मैनेजिंग द लिंकेजेस, कभी कभी एक्टिविटीज़ के बीच का जो लिंक है, ये लिंक ही आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। जैसे ओला के केस में, ओला अभी जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर का, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी लिंकेज नहीं है, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी इनोवेशन है। रिवोल्ट मोटर्स में भी उनकी कोर कॉम्पिटेंसी इनोवेशन है, मतलब एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है। लेकिन मुंबई डब्बा वाला के केस में क्या है? कोई एक्टिविटी उनका कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, एक्टिविटीज़ के बीच का लिंक जो है, दैट लिंक इज द कोर कॉम्पिटेंसी। इतना बढ़िया सा मैनेजमेंट है, वो लिंकेज सही है, इसका मैसेज उसको नहीं, इसका डब्बा उसको ही डिलीवर होता है, गलत कभी नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर बेटा हम एग्जाम्पल लिखेंगे मुंबई डब्बा वाला। मुझे बताना क्या आपको एसएम पढ़ के मज़ा आ रहा है? आपका बहुत सारा जनरल नॉलेज भी बढ़ रहा है। हमने पहले ही कहा था आपसे, जितना मज़ा आपको ईआईएस में आया उससे 3 गुना ज़्यादा मज़ा आपको एसएम में आने वाला है। चलो भैया, आज हो गया मनोरंजन का टाइम, हो गया समय। तो आज किसका चांस है? प्रसाद का है क्या? इज इट प्रसाद टुडे? हाँ प्रसाद भैया, क्या करोगे आज? सुनाओगे कुछ? ओके, तो मैं अपना वीडियो बंद करूँ तो आप वीडियो ऑन कर दोगे? ठीक है, चलो क्या सुनाओगे? गाना सुनाओगे?
नहीं सर, थोड़ा बारिश का सीजन है इसके ऊपर है। ओके, बढ़िया, सुनाइए। सो वी आर बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अब बात करेंगे बेटा ग्लोबलाइजेशन की। आप ही बताइए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मैं फोटो आपके सामने एक्सपांड कर दे रहा हूँ और आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ग्लोबलाइजेशन। पूरे वर्ल्ड को एक समझना और कहीं पे भी बिजनेस करना। ओके, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानना और बिल्कुल हर जगह पर जाकर बिजनेस करना। डोमेस्टिक मार्केट पे रेस्ट्रिक्टेड भी रहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में सब ट्रांजैक्शंस। ग्रेट, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली ये कुछ जो फोटो आपको दिख रहा है यहाँ पर उन सारी कंपनीज का नेम है जो आपको ग्लोबल मार्केट में दिखाई देता है ना। ग्लोबल बिजनेस ये कंपनीज करती है। क्या फ्लिपकार्ट एक ग्लोबल कंपनी है? आंसर इज नो, बिकॉज फ्लिपकार्ट का धंधा कहाँ चलता है? सिर्फ इंडिया में चलता है। क्या अमेजॉन एक ग्लोबल कंपनी है? आंसर इज यस, बिकॉज वो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में उनका बिजनेस है। क्या अलीबाबा जो दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी है, क्या वो एक ग्लोबल कंपनी है? आंसर इज यस, राइट। फिर जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में, अच्छा ये पेप्सी, कोका कोला, क्या ये भी ग्लोबल कंपनीज है? डेफिनेटली द आंसर इज यस। सैमसंग, देखिए सैमसंग का भी फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सिटी बैंक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये कैसी कंपनीज है? टेस्ला, इवन टेस्ला इज अ ग्लोबल कंपनी। वो ऑलमोस्ट अभी उनका एक्सपांशन स्टार्ट हो गया है, अभी इंडिया में भी उनका फैक्ट्री बहुत जल्द लग जाएगा, तो इट इज बिकमिंग नाउ अ ग्लोबल कंपनी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इसके डेफिनेशन को हमको डिफाइन करना जरूरी है। तो एग्जामिनेशन में अगर आता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अंडरस्टैंड? ये थोड़ा सा आपको लर्निंग करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा ही लिखेंगे आप एग्जाम में, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स 2 थिंग्स। पहला, द कंपनी कमिट्स इटसेल्फ हेवीली with several manufacturing locations around the world and offers products in several diversified industries. दूसरा point, and the company's ability to compete in the domestic market with foreign competitors. ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबल कंपनी बन गए तो होम कंट्री में हार जाएंगे, होम कंट्री पे भी टफ कंपटीशन हमको देना है। अगर आप अमेजोन का एग्जांपल ले लो, तो मैंने आपको बताया ना कि अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स क्या होते हैं। हैव यू मैंने आपको बताया था इसका फोटो पीछे, अमेजॉन फुलफिलमेंट सेंटर। देखो बेटा, इतनी बड़ी फैसिलिटी होती है अमेजॉन की। ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट्स को शिप करते हैं। इसको कहते हैं अमेजॉन का फुलफिलमेंट सेंटर। जरा देखिए कितना अंदर से कितना बड़ा हो सकता है ये। तो ऐसे उन्होंने 7 फुलफिलमेंट सेंटर इंडिया में बनाए, और ऐसे पता नहीं और कितने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फुलफिलमेंट सेंटर पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बिछा के रखे हुए हैं। तो उनका जो है वो एक ट्रूली ग्लोबल कंपनी है, बिकॉज उन्होंने क्या करा है, मैन्युफैक्चरिंग की जगह उन्होंने वेयर हाउस बना दिया, हर जगह पे अपना वेयर हाउस, ताकि जहाँ कहीं भी उनके सेलर्स है वो अपना प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में रखेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर आएगा और अमेजोन उसको जल्दी से जल्दी कस्टमर को शिप कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि अमेजोन इज कमिटेड फॉर ग्लोबल सेल्स। तो पहला पॉइंट अमेजोन सेटिस्फाई करता है यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कंपनी की एबिलिटी भी होनी चाहिए अपने होम कंट्री में भी डोमेस्टिक मार्केट में नंबर 1 बन के दिखाए। तो अमेजोन का होम कंट्री कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका उसका डोमेस्टिक मार्केट है, इंडिया, चाइना दूसरी जगह पर क्या है, ग्लोबल मार्केट है, लेकिन अमेरिका उसका होम कंट्री है, डोमेस्टिक मार्केट है। क्या अमेरिका में क्या लगता है आपको, केवल अमेजोन ही की एक ई कॉमर्स कंपनी है? आंसर इज नो। अलीबाबा को, नॉट अलीबाबा को, अमेरिका में अमेजोन को अलीबाबा की भी कंपटीशन आती है, बिकॉज अलीबाबा अमेजोन ये अमेरिका का जो नैस्डैक है, जो स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पर भी लिस्टेड है, और अलीबाबा अमेरिका में भी बिजनेस करता है। तो अमेजोन को अमेरिका में फॉरेन कंपनी कौन सी है? अलीबाबा। तो क्या उसको भी वो कंपटीशन देता है वहाँ पर? द आंसर इज यस। अलीबाबा का एग्जाम्पल ले लो, अलीबाबा का जो होम कंट्री है वो कौन सा है? अलीबाबा का होम कंट्री कौन सा है?
कहाँ से बिलोंग करता है अलीबाबा ये कंपनी? चाइना। चाइना। तो उनका जो होम कंट्री दैट इज चाइना, तो क्या चाइना में अमेजॉन भी बिजनेस कर रहा है? आंसर इज यस। तो अलीबाबा ग्लोबल कंपनी भी है, लेकिन होम कंट्री में वो अमेजॉन को भी टक्कर दे रहा है। तो ये दोनों बातें जो कंपनी कर पाती है, उसी कंपनी को हम कहते हैं ग्लोबल कंपनी। घर में भी पैर तुम्हारे जमे हुए हैं और बाहर भी तुम झंडे गाड़ के आए हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे अ ट्रूली ग्लोबल कंपनी। चलिए, फिर ग्लोबल कंपनी को ही हम एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, है ना। एमएनसी कह लो, ग्लोबल कंपनी कह लो, बात एक ही है। अब मेरा सवाल है आपसे, और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल? ग्लोबलाइजेशन करके फायदा क्या? यू टेल मी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? नए मार्केट्स मिलते हैं। मैं लिखता चलूंगा, एक मिनट, I will write the very first point. New markets, okay, or वाइडर कस्टमर बेस, increased customer base. Very good. टेक्नोलॉजिकल, उधर से टेक्नोलॉजिकल ये होता है। टेक्निकल नो हाउ पता चलता है आपको, है ना, यही कहना चाहते हो आप? हाँ सर। टेक्निकल नो हाउ, ठीक है। और क्या आपको कैपिटल भी मिलता है ग्लोबल कंपनी को सस्ते दामों में? अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अपने एनएससी बीएससी पर अगर आपको लिस्ट होना है तो सेबी की बहुत सारी कंडीशंस है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, 5 साल में इतने एसेट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन वही अमेरिका के नैस्डैक पर अगर आप एक लॉस मेकिंग कंपनी भी हो, लेकिन आप में अगर पोटेंशियल है, तो आप वहाँ पर लिस्ट हो सकते हो। तो कैपिटल, जो पब्लिक से आने वाला जो कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, ये ऑलवेज प्रेफरेबल है, ये ऑलवेज सस्ता होता है, आप जानते हो इस बात को। तो कभी कभी ग्लोबल कंपनी को ये बेनिफिट भी मिलता है कि इट गेट्स एन एक्सेस टू अ चीप कैपिटल आउटसाइड। हो सकता है कि तुम्हारे कंट्री में कैपिटल तुमको महंगे दामों पर मिल रहा हो, लेकिन बाहर तुमको सस्ते दामों पर उतना कैपिटल मिल जाएगा। तो क्या आपको कैपिटल एक्सेस भी मिलता है? ग्लोबलाइजेशन का फायदा बोल सकते हैं, यस, एक्सेस टू चीप कैपिटल, ऐसा लिखूंगा मैं यहाँ पर। और कुछ फायदे बताइए आप। एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। वेरी गुड, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, एक्सेस टू चीप कैपिटल लिखेंगे, बिजनेस एक्सपांशन का मौका है। और बिजनेस एक्सपांशन का क्या बेनिफिट मिलता है आपको? यू गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यस और नो? अच्छा, क्या मैकडोनल्ड्स एक ग्लोबल कंपनी है? आंसर इज यस। तो देखिए बेटा, बातों ही बातों में आपने कितने सारे फायदे बता दिए इसके। अभी ओला एक ग्लोबल कंपनी बनने जा रहा है। आप देखिए, ओला आगे चल के इलेक्ट्रिक कार्स भी मैन्युफैक्चर कर लेगा, बिकॉज जिस तरह से भविष्य अग्रवाल अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो यही फुटप्रिंट्स है कि आगे चलकर वो इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में भी घुसेंगे। और हो सकता है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, आई डोंट नो ये होगा या नहीं, बट आप देख लेना, अगले 10 सालों में आपको ओला जो अभी है वो कुछ और लेवल पर आपको दिखाई देगा। बिकॉज अभी उन्होंने जो फैक्ट्री लगाई है, वो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। मतलब ओला अपना प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बेचेगा, वर्ल्ड में भी बेचने वाला है। और हो सकता है कि टेस्ला जो अभी इंडिया में आया है, ओला उसके साथ टाई अप कर ले और टेस्ला की कार्स आपको ओला की फैक्ट्री में ही बनने को मिले, और ओला और टेस्ला का कुछ यहाँ पे जुगाड़ बने। ये कुछ न्यूज़ आएगा देखो मार्केट में। अब डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होने ही वाला है। आज से 5 सालों में इलॉन मस्क और भविष्य अग्रवाल हो सकता है कि आपको साथ ही एक ही न्यूज़ में दिख जाए। अब ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है, अब देखते कैसा हो रहा है। तो ओला इज ऑन द सेट ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल कंपनी इन इलेक्ट्रिक मार्केट, बिकॉज अभी जो वो स्कूटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बेसिकली ये उनका डिज़ाइन नहीं है। आपको अंदर की बात बताता हूँ, ओला ने एक कोई तो यूरोप बेस्ड कंपनी है इटरगो, उसको अक्वायर किया है, और इटरगो का ऐप स्कूटर को ही उन्होंने अक्वायर करके उसको रीब्रांड करके बता दिया है ओला स्कूटर। वही फेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ओला चल के आगे टेस्ला से भी टाई अप करे। ये देखिए, इटरगो करके कंपनी है, इटरगो स्कूटर, ये है इटरगो का ऐप स्कूटर। इस कंपनी को ओला ने अक्वायर कर लिया। अब जरा इसके शेप को देखना आप, ठीक है। ये इटरगो का ऐप स्कूटर है जो ऑलरेडी यूरोप मार्केट में बेचा जाता है।
और अभी जरा ओला के स्कूटर को देखो आप, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्या ये सेम शेप का आपको दिख रहा है? ये देखिए, ओला इलेक्ट्रिक प्लस इटर्गो, ये होता है ग्लोबल कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट, कि आप बाहर की कंपनी को जाके अक्वायर करो। तो जैसा एक बच्ची ने बताया अभी, टेक्निकल नो हाउ को परचेज करो आप, यहाँ पर फैक्ट्री लगा देंगे और पूरी दुनिया में धूम मचाएंगे। तो आगे चल के आज ये 2 व्हीलर को उन्होंने किया है, वो चलता है, आगे चल के ये लोग 4 व्हीलर भी मैन्युफैक्चरिंग करें। सो ओला इज नाउ एंड विल बिकम अ ग्लोबल कंपनी, ध्यान रखना इस बात को, अभी तो नहीं है लेकिन बन जाएगी। So did you understand the concept of globalization and why a companies go global? हाँ या ना? हाँ, एक ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्या आपको चीप लेबर भी मिलता है बाहर? एक्सेस टू चीप लेबर, एक्सेस टू चीप लेबर। अभी देखो क्या प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ। जो दूसरी कंट्रीज है ना, अमेरिका, इधर उधर, उधर क्या है, पॉपुलेशन कम है, तो उधर आपको लोगों को काम पर लगाने के लिए बहुत सैलरी देनी पड़ती है। अपने इंडिया में क्या है, व्हाट अबाउट इंडिया, भगवान की देन है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। रामू शामू काजू पप्पू पिंकी चिंटू, चाहे जितने लोग आपको मिल जाएंगे काम पर, और कम सैलरी में काम पर मिल जाएंगे। तो एक ग्लोबल कंपनी को चीप लेबर भी मिल जाता है अगर वो ग्लोबल लेवल पर बिजनेस करता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चाइना का भी सेम हालत है। चाइना इतना सस्ता कैसे मैन्युफैक्चर करता है? उनका ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट ही कम है। क्यों? सबसे बड़ा पॉपुलेशन तो चाइना का ही है। इंडिया सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर कौन है? चाइना। तो इतने जब लोग हैं तो कोई भी कम सैलरी पर काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्यों? कंपटीशन है ना, बस ये वाली बात है। तो इतने सारे बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन के। तो दैट्स इट, दैट वाज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब 2 चीज़ें, एंड व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल। सो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।